और जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने कहीं न कहीं एक सोशल इंजीनियरिंग पे काम करना होगा। जो एक जात-पात की जो एक समीकरण है, उसको देखकर चुनाव स्ट्रेटजी बनानी होगी और वोट जात के हिसाब से वोट मैनेजमेंट करना होगा, कास्ट के हिसाब से जो वोट मैनेजमेंट करना होगा। इस प्रकार की जो माइक्रो मैनेजमेंट जब तक कांग्रेस नहीं करती, मुझे लगता है कांग्रेस का बेड़ा पार होना बहुत मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त हार मिली। उस हार के बाद हरियाणा की हार के कारणों को जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई और पिछले दिनों फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहीं ना कहीं ईवीएम को जिम्मेवार ठहराया। क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार का मुख्य कारण ईवीएम था या कुछ और? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है सतीश मेहरा जी, जो राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बहुत जबरदस्त हार होती है। हालांकि जो उससे पहले एग्जिट पोल था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो कांग्रेस पार्टी जो है वो ढेर हो जाती है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सब कहीं ना कहीं दोष जो है वो ईवीएम पर लगाते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई, उसकी बैटरी में दिक्कत थी या कुछ ना कुछ इस तरह के वो दोषारोपण करते हैं। उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाती है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में भी यही बात कही जाती है कि ईवीएम जो है वो जिम्मेवार रहे हैं हार के कारणों के लिए। तो आपको क्या लगता है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है उसकी बात कितनी सही है? देखिए, कांग्रेस अपनी हार के बारे में जो कारणों का पता लगाने के लिए उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जी। वो मुझे लगता है कांग्रेस का अब यही हाल है कि दर्द कहीं और है, दवा कुछ और कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी अभी भी मुझे लगता है नहीं समझ पाई या समझने की कोशिश नहीं कर रही। हालांकि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उससे पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, उस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं हुई। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई थी, 5-5 सीटें उन्होंने जीती थी जी जी। और कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत था, वो भी कम हुआ था। लेकिन हार नहीं मान सकते कि भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में हारी थी। अगर उस चुनाव में लोकसभा चुनाव में विधानसभा वाइज़ अगर हम हार-जीत की बात करेंगे, हम्म। तो मुझे लगता है 44 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा क्षेत्र के बाहर जीत हुई थी अच्छा। और 42 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी और 4 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। आम आदमी पार्टी एक सीट पर, कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ रही थी और उनका उस टाइम लोकसभा चुनाव में अलायंस था। तो इस प्रकार से 4 जो विधानसभा क्षेत्र थे उनमें आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता की जीत दिखाई दे रही थी। अगर वोट परसेंटेज की बात करें, तो वोट परसेंटेज लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा था। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का उस समय वोट परसेंटेज प्राप्त किया था, 46.11% जी। वोट हासिल किए थे हरियाणा में, लोकसभा के चुनाव में। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने 43.67% वोट हासिल किए थे। जी। वोटों के हिसाब से अगर देखा जाए और विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से अगर देखा जाए, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर भारी थी। भारी जी। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ यही सोच करके 5 सीटें हमने जीत ली, पहले हमारी 1 सीट भी नहीं थी। उसी मुगालते में रहकर उन्होंने ये प्रचार शुरू कर दिया, पूरे हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। और उस हिसाब से लोगों को लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार है, कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। जी। उस लोगों में भी एक इस तरह की जो बातें चल पड़ी थी कि
भारतीय जनता पार्टी अब की बार चुनाव में नहीं आएगी। हम्म। और इसी आधार पर जो विभिन्न जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल जो सर्वे करते हैं, उन्होंने भी पता नहीं सर्वे किस हिसाब से किया, लेकिन उनके सर्वे में भी जो अब पूरी तरह से कांग्रेस के फेवर में एग्जिट पोल जाता हुआ दिख रहा है। जो आए थे, उनका भी एक सर्वे कांग्रेस के फेवर में उन्होंने दिखाया। तो कह नहीं सकते कि किस हिसाब से दिखाया, लेकिन मोटा मोटी अगर बात करते हैं तो विधानसभा में चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा निश्चित रूप से भारी रहा था जी। लेकिन इस दौरान जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा में 5-5 सीटें उन्होंने जीती थी। हालांकि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लूज की थी, क्योंकि 2019 की हम बात करते हैं तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें जीती थी जी। और उधर इस जो 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें 5 सीटें लूज की उन्होंने। तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आँखों में पर्दा डल गया और एक चश्मा इस तरह का चढ़ गया कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जीतेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वोटिंग की जो मैनेजमेंट की है, वो निश्चित रूप से एक बहुत ही जिसको माइक्रो मैनेजमेंट जिसको कह सकते हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो हार के मेन कारणों को, जैसे फूट रही है कहीं ना कहीं, या उनकी जो संगठन था वो प्रॉपर मजबूत नहीं था, इन कारणों को इग्नोर करके वो ईवीएम जो है वो उसी को मतलब एक तरह से सारा दोष दे रहे हैं। देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान किस तरह की घटनाएं हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई, जैसे एक गुटबाजी उभर कर आई कांग्रेस में और गुटबाजी से कहीं न कहीं नुकसान हुआ। और कुमारी सैलजा का जो एक किसी वोटर ने, किसी ग्रामीण ने उन पे एक टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी से कहीं न कहीं कुमारी सैलजा का चुनाव में बहुत सक्रिय ना होना और ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरी ओर जब 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 टिकटों का वितरण था, टिकटों के वितरण में मैक्सिमम क्या सारी की सारी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 80 सीटें, 75 से 80 सीटें एक ही नेता को दे दी गई। उन्होंने ही टिकट बाँटी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हालाँकि कुमारी सैलजा जो अपने लिए ही टिकट नहीं ले पाई। अपने समर्थकों की तो बात दूर है, अपने लिए ही टिकट जो उन्होंने उकलाना से विधानसभा क्षेत्र से इच्छा ज़ाहिर की थी कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। वहाँ की भी टिकट दूसरे जो गुट कह सकते हैं, तो उस गुट ने कुमारी सैलजा को चुनाव में नहीं उतरने दिया। तो इसका ये मुख्य कारण तो ये है, ये हो सकते हैं। उधर कुमारी सैलजा का कहीं न कहीं एक चुनाव से में ज़्यादा एक्टिव ना होना, एक जो कांग्रेस का परंपरागत वोट था, उसमें कहीं न कहीं दरार पड़ी और वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक था, जो एक वोट प्रतिशत था, वो निश्चित रूप से बढ़ा। अब ऑलरेडी जब हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में चुनाव में भी उनका वोट प्रतिशत कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा था। और इसके होते हुए और ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी ने की। जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक जो आरक्षित वर्ग का जो वोट बैंक, जो कांग्रेस पार्टी का जो परंपरागत वोट माना जाता, उसमें सेंध लगाने का काम किया उन्होंने। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय आया था कि जो वंचित जो शेड्यूल कास्ट के वर्ग हैं, उनके लिए अलग कैटेगरी देकर उनको लाभान्वित किया जा सकता है। और ये अलग-अलग स्टेट की सरकारों पर निर्भर करता है कि वो इस तरह से उनको किस तरह से वर्गीकरण करेंगी। और वर्गीकरण जो उन्होंने किया, वर्गीकरण का एक जो निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने किया आया था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने, उस टाइम नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन चुके थे, उन्होंने एक बयान दिया कि हरियाणा में इसको चुनाव के तुरंत बाद लागू किया जाएगा इस वर्गीकरण को। उस वर्गीकरण से बहुत जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, क्योंकि जब हम लोकसभा की अगर चुनाव की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में वोट प्रतिशत तो भारतीय जनता पार्टी के पास था ही,
लेकिन जो शेड्यूल कास्ट का वोट जो हम मानते हैं 21% 20 और 21% प्रतिशत के बीच में है, वो वोट बैंक कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है। उसमें 2 कैटेगरी बना दी। 2 कैटेगरी बनाने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने। तो उन 2 कैटेगरी बनाने से जो एक जो अति वंचित कैटेगरी उन्होंने बनाने की जो घोषणा की, वो सारा का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। जी। क्योंकि उनको लगने लगा कि जो हमारी पिछले लंबे समय से जो हमारी वर्गीकरण बनाने की मांग थी, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने उनकी घोषणा कर दी है। और वो जो वोट बैंक जो चला गया था कि 10% वोट मानते हुए डिप्राइव्ड एससी कैटेगरी का वोट जो 10% हरियाणा में है, वो मुझे लगता है 99% वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर बढ़ी और जीती। इससे पहले भी जो पत्रकार पूछते थे, नायब सिंह सैनी से पूछते थे कि आपका क्या है, सभी लोगों का ये है, सभी आकलन ये आ रहे हैं कि कांग्रेस अब की बार ज़्यादा मैंडेट से जीत रही है। तो बड़ा हँसते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था, हमने सब व्यवस्था कर रखी है, आप चिंता ना करें और हमारी जीत होगी। तो बड़े आत्मविश्वास के साथ उन्होंने ये कहा था और इसी ये जो तथ्य हैं, इन्हीं तथ्यों को देखते हुए बहुत आश्वस्त थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उनकी सरकार रिपीट करेगी और भारतीय जनता पार्टी की इस जीत होगी। आश्वासन के पीछे कहीं ईवीएम की सेटिंग तो नहीं थी? देखिए, ईवीएम की सेटिंग की जब हम बात करते हैं, जो ईवीएम स्वाभाविक है कि जो वोट जो मतगणना जब चल रही थी, उसमें एक गैप आया। उस गैप के आने के बाद एक सवाल खड़े हुए और उन्हीं से कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने आप से कनेक्ट किया है कि जो गैप आया है उसमें कहीं न कहीं उस गैप में जो बैटरी चार्जिंग का जो मामला आया है, जो वोट पर का जो ईवीएम से वोट मिलाने का जो मामला सामने आया था, वो कहीं न कहीं उनको वो कहते हैं कि इसमें मिलान नहीं हो रहा। 17 नंबर जो फ़ॉर्म होता है वो और जो ईवीएम से जो वोट मिलाने का काम होता है, वो कहीं न कहीं उसमें एक अंतर आ रहा है। तो इसी का मुद्दा वो बना रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो जहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है, उन राज्यों में चाहे झारखंड की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो उनकी बात करें, वो उनमें कहीं न कहीं कांग्रेस ने कभी भी नहीं ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि वहाँ पे ईवीएम ने का खेला हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं राज्यों में ईवीएम को दोष देती है कांग्रेस पार्टी जहाँ पे वो हारती है। अब तो ईवीएम के बारे में जो उमर अब्दुल्ला की हम बात कर रहे हैं, जी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी वो इंडिया अलायंस के वो घटक हैं, उन्होंने भी सीधा कह दिया कि कांग्रेस अब ईवीएम का रोना बंद करे और अपने जो मूल कारण है उन पे कांग्रेस को एक हार की समीक्षा जो है अपनी करनी चाहिए और उसको दूर करनी चाहिए। इसी तरह से जो ममता बनर्जी हैं, टीएमसी की नेता हैं और जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इसका समर्थन किया कि कांग्रेस को अभी ईवीएम का जो है रोना है वो बंद कर देना चाहिए, ईवीएम को रोना जो और असली कारणों पर कांग्रेस अपनी समीक्षा करे, हार के कारणों की समीक्षा करे, उन कारणों पर काम करे। जी। तो उसने ये बल्कि उनका ये भी उन नेताओं का ये भी कहना है कि दर्द को दूर करने के लिए उनको कारणों तक पहुंचना जरूरी है और तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं जो जो मूल कारण है, जो हार के कारण है, वो अगर उन पे काम जब तक कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, तो अपना उनका मुझे लगता है अस्तित्व बचा रहना मुश्किल हो सकता है। आपने बात की उमर अब्दुल्ला की, आपने बात की ममता बनर्जी की, हरियाणा में कांग्रेस की हार की बात, महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार की बात। क्या इन सब चीजों के बाद कांग्रेस पार्टी जो उनकी संगठन में कमी है या उनकी पार्टी में जो कमियां हैं या उनके पार्टी में जो फूट है उसकी ओर ध्यान देगी या आने वाले चुनाव में भी वो फिर ईवीएम के मुद्दे को हावी करती रहेगी? निश्चित रूप से देखिए, जिस पार्टी में संगठन नहीं होता उसमें अनुशासन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता और अनुशासन के बिना कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनावी मैदान नहीं जीत सकती। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की हाईकमान की बात है, कांग्रेस पार्टी में हाईकमान में चुनिंदा ही 2-4 मुझे लगता है नेता हैं वो जो
जो एक मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करते हैं और उन पे मतलब अच्छे कटाक्ष एक विरोध में कह सकते हैं उनके खड़े होते हैं। लेकिन जहाँ तक स्टेट लीडर्स की बात है, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, वो कहीं न कहीं जो स्टेट लीडर कांग्रेस के हैं, वो कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है, उसके पदचिन्हों पर चलते हैं। जब तक आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अपनी पार्टी के आला नेताओं को फॉलो नहीं करोगे और अपनी ही स्टेट की राजनीति पे बात करते रहोगे, तो मुझे लगता है कांग्रेस का उसमें सुधार होना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसको अपने संगठन में अपनी बेसिक जो फूट है पार्टियों के अंदर उस पर सुधार करने की जरूरत है, तभी वो कुछ कर पाएगी। अगर ईवीएम का रोना जो है वो रोके, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें वो कुछ करिश्मा कर पाएंगे। देखिए, हरियाणा में एक और बात है, हरियाणा में क्या पूरे हिंदुस्तान में आज जो धर्म की राजनीति चल रही है वो जग जाहिर है जी, और धर्म की राजनीति के साथ साथ जात पात की राजनीति भी बहुत हावी है। बिल्कुल। और जात पात को हम नकारते हैं तो राजनीति से ये गलतफहमी है। और जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने कहीं न कहीं एक सोशल इंजीनियरिंग पे काम करना होगा। जो एक जात पात की जो एक समीकरण है उसको देखकर चुनाव स्ट्रेटजी बनानी होगी और वोट जात के हिसाब से वोट मैनेजमेंट करना होगा, कास्ट के हिसाब से जो वोट मैनेजमेंट करना होगा। इस प्रकार की जो माइक्रो मैनेजमेंट जब तक कांग्रेस नहीं करती, मुझे लगता है कांग्रेस का बेड़ा पार होना बहुत मुश्किल है। और इस प्रकार से जब इस तरह की जो सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस हिसाब से लगता है कांग्रेस अभी भी उनसे जो मेन समस्याएं हैं, हारने की जो मेन मुख्य कारण है, उनसे कहीं न कहीं मुंह मोड़ती दिखाई दे रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ईवीएम की बात को स्पष्ट किया कि कहीं ना कहीं हरियाणा में हार के कारण जो है वो ईवीएम है। लेकिन अगर जो पार्टी है वो जात पात की राजनीति को नहीं समझ पाती है, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर पाती है या संगठन को मजबूत नहीं कर पाती है, तो कांग्रेस का जो है आने वाले चुनाव में भी वही हाल होगा, वही हश्र होगा जो पिछले हरियाणा के या महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ। खैर, कांग्रेस पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए। आपका इस बारे में क्या विचार है? आप इस बारे में जो भी कहना चाहते हैं हमारे इनबॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।